नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं आर.डी. शर्मा से 5.6। इससे पहले हम लोग एएन वगैरह के बारे में बात कर लिए थे। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं आज करने जा रहा हूँ। वो इसीलिए अनाउंसमेंट तो क्या है, एक तो बातचीत का ही हिस्सा है, ये तो हम लोग क्लास में भी करते हैं। और हम लोग जैसा कि पहले भी मेरी तरफ से बोला गया था कि जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ये भी करना है। देखिए क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरी वीडियोज़ पे 10-15 व्यूज़ आ रहा है, तो वीडियोस तो कोई ज़्यादा देख नहीं रहा होगा। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जो बात करना है आप लोगों से, वो ये बात करना है कि जो वैसा बच्चा जिसको लगता है कि पढ़ाई उसका किसी कारण से छूट ना जाए। मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि भगवान न करे किसी के फैमिली में ऐसा कोई सिचुएशन हो, मगर ऐसा अभी भी रिसेंटली मेरे साथ एक बच्चे के साथ में हुआ था जिसको हम पढ़ा रहे थे। हुआ क्या था उसके साथ में कि अचानक से उसके पिताजी का हार्ट अटैक आया और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में अब आप ये सोच करके देखिए कि बच्चे पे क्या बीतता है। अब वो उसके दिमाग में पहली बात तो ये आता है कि क्या हम सर का फीस दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, समाज का ताना बाना ऐसा बन जाता है उसके साथ में कि फिर वो उलझा सा हो जाता है। मगर ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि आपको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, मगर वैसा बच्चा भी जो इस तरह के कंडीशंस में है जहाँ पे उसके साथ में अचानक से कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, पापा का उसका जॉब छूट गया हो, मगर डेथ करना ही सब कुछ नहीं हो जाता। किसी कारण से मान लीजिए कि विकलांगता आ गया, किसी कारण से मान लीजिए कि कुछ और कंडीशंस आ गया, उस कंडीशंस में वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो वैसा बच्चा जो धनबाद झारखंड में रहता है, यहाँ आकर के मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आराम से पढ़ सकता है। बस कंडीशंस ये है कि जो भी होमवर्क वगैरह दिया जाएगा वो पढ़ के आएगा, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा तभी पढ़ाने का मन करता है। वैसे अगर बस कि पढ़ना है, चली जा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आ रहे हैं, ऐसा कंडीशन में हम लोगों के पास बैच थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर बच्चों को हैंडल भी करना है, तो अलग अलग कंडीशन हम लोग साथ भी जुड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर वैसा बच्चा जिसके साथ में सचमुच का दिक्कत है और उसको लग रहा है कि मेरा किसी फाइनेंशियल इशू है किसी भी कारण से, चाहे वो झारखंड बोर्ड में पढ़ रहा हो, सीबीएसई में पढ़ रहा हो, आईसीएसई में पढ़ रहा हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहा हो, किसी भी तरह से उसके पास में कोई फाइनेंशियल इशू आ रहा है, उस दिक्कत को दूर करने का थोड़ा बहुत जिम्मेवारी मेरे तरफ से भी है। और हम लोग ये पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम मैथ मेरे तरफ से जो हो पाएगा वो मैथ के कंडीशंस में उसको मैथ पूरी तरह से फ्री में पढ़ाया जाएगा। बस शर्त ये हम लोगों की तरफ से बार बार होगा कि उसको हमेशा बना करके मैथ्स को आना होगा, जो होमवर्क मिलेगा वो कंप्लीट करेगा, ताकि वो अपना हल्का सा भी अगर जुझारूपन दिखाएगा कि हम इतना अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उससे हम लोग भी मोटिवेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, और उसको फिर वो एजुकेशन ही फ्री हो जाएगा। मान लीजिए कि उसके बाद मोबाइल रिचार्ज करवाने का ही पैसा नहीं बचा, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। आदमी है, इंसान के साथ तो हम लोग साथ तो अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है, पैसों के मामले में तो किसी और के साथ तो आ ही सकता है। तो खैर यही था। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जो सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब इस वीडियो को कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे मुझे पता लग पाएगा कि मेरे वीडियो किन लोगों तक पहुँच रहा है और बेनिफिट किस तरह से हो रहा है। खैर, अब ये तो बातचीत वगैरह तो चलते रहेगा। अब हम लोग आर.डी. शर्मा से 5.6 की तरफ बढ़ते हैं। 5.6 की तरफ बढ़ें इससे पहले हल्का से एक रिवीजन कर लेते हैं सारी चीज़ों का। ऐसा बच्चा हो सकता है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको एपी के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हम लोग अब तक में ये पढ़े थे कि मेरे पास में ए एन का जो फॉर्मूला होगा, खास करके फॉर्मूले पे बात करते हैं। ए एन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a+n-1 इंटू में डी। ए एन किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, ये इंटीजर हो सकता है, ये रेशनल नंबर हो सकता है, ये रेशनल हो सकता है, यहाँ तक कि ये ए एन अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में अल्फ़ाबेटिकल बोले तो एग्जांपल्स के बारे में बात करें, मान लीजिए 3 नंबर ले रहे हैं जो एपी के फॉर्म में था, a-d, a और a+d, ये 3 नंबर लिए हम लोग। इसके जगह पे कोई सा भी आप एग्जांपल उठा सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ऐसा कोई सा भी एग्जांपल जो आपको आपके दिमाग में सूट कर रहा हो वो आप एग्जांपल से ले सकते हैं। सेकेंड टर्म बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को या तो आप a1 से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर a से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला में a का मतलब यही वो फर्स्ट टर्म होता है। a1 सेकेंड टर्म को a2 से और थर्ड टर्म को a3 से, इसी तरह से अगला भी जो भी टर्म आएगा उसको a3 के अलावा a4, a5, a6, a7 वगैरह 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 नंबर से आप मतलब कि डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें से इस नंबर को माइनस करना है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे, तब क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास में d का। और a3 में से अगर a2 को माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा d का। ये d का मतलब ये हो गया कि कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात चल रहा है। ये वही कॉमन डिफरेंसेस है जो टर्म अगर AP के फॉर्म में होगा तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस आएगा वो हमेशा कॉमन होगा। अच्छा,
एक और बात जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पे A1 ये जो 1 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, ये सारा का सारा नंबर है मेरे पास में जिसको हम लोग यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे A3 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है A+D यानी कि an ऐसा नंबर हो सकता है, जैसे कि पहले ये बोले कि ये वैसा नंबर हो सकता है जो मेरे पास में रियल नंबर समझ लीजिए, जिसमें कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड हो जाएगा, ये वैसा नंबर होगा। एन हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं होने वाला। ए फर्स्ट टर्म होगा और डी का मतलब कॉमन डिफरेंसेस होगा। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़े थे, अभी तक में ये पढ़ते आए हैं कि मेरे पास में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो कैसे बात करेंगे, एंड से 7th टर्म को फाइंड करना होगा तो उसका 2 अलग अलग तरीका क्या हो सकता है बनाने का, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात किए थे। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो 3 टर्म्स के बारे में था कि 3 टर्म मेरे पास में एपी में दिया हुआ होगा तो कैसे मैथ बनाएंगे, ये उसमें सीखे थे हम लोग कि 3 टर्म जब भी लेना होगा तो A-D, A और A+D के फॉर्म में लेंगे और फिर मैथ को प्रोसीड करेंगे। अगर लिखा होगा कहीं पे कि 4 टर्म मेरे पास में AP के फॉर्म में है तो क्या लिखने के लिए बताया गया था, तो लिखने के लिए बताया गया था कि A-3D, A-D, A+D, A+3D। इसके बारे में ये बोला गया था कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस आएगा वो 4 टर्म होगा जो AP के फॉर्म में होगा, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो मेरा मैथ आसानी से बन जाएगा। इसमें इस बात का आंसर निकालते समय ध्यान रखना था कि अगर आपका A और D निकल के आ गया है तो इस वाले में वैल्यू को पुट कर देना है, ना कि उस मेंटल सेटअप को साथ बनाना है कि अगर मेरे पास में A का कुछ वैल्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस ये दिख रहा है तो हर टर्म में A में D ऐड करते जाएंगे, वैसा नहीं करना था, बल्कि A और D को वैल्यू को इसमें पुट करते हुए जानेंगे तो बनेगा, इसमें और इसमें जाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगा। हम लोग इसके बाद अभी तक में हम लोग ये चीज़ पढ़ लिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक डायरेक्ट अगर आ भी रहे हैं तो रिवीजन थोड़ा सा हो गया होगा। वैसे एक सलाह तो ये होगा कि आप इससे पहले बना लीजिए उस चीज़ को जाकर के, तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इस फॉर्मूले के बाद हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं SN के बारे में। SN मतलब हो गया सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास दिया होगा उसका सम करने के बारे में। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया मेरे पास में फॉर्मूला, सिंपल है। n होगा हमेशा नेचुरल नंबर, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा। a का मतलब फर्स्ट टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंसेस। n ये वही n है जो यहाँ पे आएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले को कर लेंगे। मान लीजिए आपसे ये बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। तो फर्स्ट 20 इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से लेके 2 होगा, 4 होगा और 20 इवन नंबर बोला गया है, ठीक। तो ये 40 पे आकर के खत्म हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर का सम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है कि 0 इवन नंबर होगा, क्योंकि हम या तो इवन नंबर को डिफाइन करने का 2 तरीका, या तो जो चीज़ मेरे पास में 2 से डिविजिबल हो जाए, तो 0 भी 2 से तो डिविजिबल होता ही है, 2 टाइम्स में 0 टाइम्स में 0 आ जाएगा, यहाँ 0 लिखा होगा और ये कैंसिल आउट हो जाता है। यही हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे। अगर आप इस बचने से बचना भी चाहते हैं तो वैसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा, वो सारा का सारा नंबर जो होगा वो कैसा नंबर कहलाता है, वो सारा का सारा नंबर कहलाता है इवन नंबर। और जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा वो सारा का सारा ऑड नंबर होगा। अब बोल रहा है कि इसके बीच का सम फाइंड करने के लिए, तो सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ भी प्लस लगा देंगे और यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में, यानी कि n कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ n जो है आपका है 20, क्योंकि 20 नंबर ऑफ टर्म्स आएगा तभी तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पे क्या आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको ये पता, हाँ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के बारे में बात किया गया था, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 38 पे ही आके ख़त्म हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट अगर ऐसा कुछ बोला गया है मेरे पास में कि 20 n की जगह पे 20 आएगा, तो हम लोग इसी वाले पे वैल्यू को पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ आ कितना रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, A20 इज़ इक्वल टू A की जगह पे क्या लिखना है, 0 प्लस n की जगह पे 20 माइनस 1 कर देते हैं और d की जगह पे कितने का गैप आएगा, 2 का। 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 19 आ गया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास नंबर आता वो नंबर भी कितने पे आकर के रुकता, 30 पे आकर के रुक जाता, 38 पे आकर रुकता। तो यहाँ पे लिख देते 38। n हम लोग 20 ले रहे हैं इसीलिए, और स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से कर रहे थे, 0 से कर रहे थे। तो समझने वाला बात है कि 2 से अगर होता तो 40 तक जाता। तो
तो ये 38 पे आकर के रुक गया नंबर। अब अगला स्टेप में क्या करना है, ये बोल रहा है कि सारे का सम फाइंड करने के लिए, सम फाइंड करने के जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूले को लिखेंगे S20, क्योंकि n को हम लोग कैसे रिप्लेस कर दिए 20 से, इज इक्वल टू n/2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 × 0 प्लस n की जगह पे क्या लिखना है 20 - 1 यानी कि 19, d की जगह पे हम लोग सीधे से नंबर ही लिख देते हैं, वो है 2 का। ये आ गया 10, मेरे ख्याल से 0 लिखने का ज़रूरत है नहीं, ये 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 38, और हर एक नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 380 लिखा हुआ है, ये 380 आ जाएगा नंबर में 380 के आसपास 380 के आसपास नहीं, 380 नंबर ही आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं चीज़ों को कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया हुआ था तो 40 डायरेक्ट लिखने से बचेंगे और पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लेंगे कि कितना नंबर आएगा 0 को इंक्लूड करते हुए। तो बस इसी तरह से बनाया जा सकता है इस तरह के मैथ को। अच्छा, इसमें एक और बात जो हम लोगों को समझना है वो ये कि सम को फाइंड करने का इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला इसी जगह से हम लोगों को डेराइव करते हुए निकालना है। कैसे निकलेगा, सिंपल कहानी है कि n/2 तो लिखेंगे 2a को क्या हम लोग a + a लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मूले को देखें तो ये वही फार्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं a n लिख सकते हैं। तो मेरे पास वापस से फार्मूला क्या बन गया n/2 ब्रैकेट में a + an। आप यहाँ पे छोटा ब्रैकेट का ही यूज़ कीजिएगा, बड़े ब्रैकेट को लिखने से बचिएगा। ये आपके पास एक और फार्मूला तैयार हो गया। अगर ये भी समझ में बात आ गया तो आप उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है n/2 ब्रैकेट में a + l, यानी कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म आएगा आपके पास में, यानी कि an को हम लोग हमेशा l से भी रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी आपके मिला जुला के देखा जाए तो 3 तरह का फॉर्मूला आपके पास में निकल के सामने आ गया। एक फॉर्मूला तो ये जो बहुत कम में आता है, अगर आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं तो ये फार्मूले का भी सेम ही यूज़ है, और अगर क्वेश्चंस का डिमांड हो तो इस फार्मूले का भी यूज़ किया जाता है पूरी तरह से। अगर आपको मेरे ये बात समझ में थोड़ा बहुत अगर आ गया हो तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, सीधे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज इसका 3-4 पार्ट में इसका वीडियो आएगा, और क्योंकि इसमें तकरीबन 5.6 जो चैप्टर है, मेरे पास जो बुक है आर डी शर्मा का उसमें 74 क्वेश्चंस है। तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग एक क्लास में भी तो यहाँ पे भी ख़त्म नहीं करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान तो ये बोलता है ना कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन 40-45 मिनट तक ही होता है बच्चों का खास करके 40 मिनट्स मैक्सिमम होगा। इसलिए अब स्कूल का जो ड्यूरेशन देखेंगे ना, वो स्कूल का ड्यूरेशन 30-35 के आसपास कहीं होता है, क्योंकि बच्चे का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इतना पे मैक्सिमम लेवल तक पहुँचता है, उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। और जो टीचर हैं जिनको पढ़ना शौक है, हैबिट है जिनका पढ़ना, उनको बिना पढ़े नींद ही नहीं आता है। जैसे हम लोगों को क्या है कि जब तक मोबाइल ना देखे उसे नींद नहीं आता है, उसी तरह से जो बच्चा या फिर जो टीचर हैं या फिर जो वैसे जो बुद्धिजीवी समझ लीजिए वैसे हैं जिनको बिना बुक पढ़े नींद ही नहीं आता, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल फिर एक स्टेप्स और आगे चले जाता, फिर भी 1 घंटा के आसपास उनका भी कंसंट्रेशन लेवल पे मैक्सिमम तक पहुंचते हैं। तो हर एक चीज़ का लॉजिक होता है अपना अपना, भले आप हम लोग उस चीज़ को जान पाएँ या ना जान पाएँ, मगर लॉजिक तो हर एक चीज़ के पीछे। इसलिए क्लास का जो ड्यूरेशन होता है वो 35 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स इसी के आसपास का होता है। और टीचर को बार बार चेंज करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चा एक जगह पर रहे और टीचर आते जाते रहें। खैर, इस लॉजिक पे हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं 5.6 पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में क्या लिखा हुआ 50, 46, 42 अप टू 10 टर्म्स, 46, 42 टू 10 टर्म्स। ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिंपल से कहानी है कि शुरू में देखने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, तो ये याद रखिए कि मार्किंग स्कीम्स में हम लोग किस तरह से काम करते हैं। पहले तो ये लिख लिए कि मेरे पास जो गिवन है, अगर आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए तो ठीक है, वरना ऐसा कोई कंपलसरी वाला बात है नहीं। मगर शुरू में बता दे रहे हैं कि काम कैसे करेंगे। a = 50, d के बारे में बात करें तो 46 - 50 = -4, n के बारे में बात करें तो n मेरे पास में 10 लिखा हुआ, क्योंकि 10 टर्म्स के बारे में ही बात करने वाला है वो, इसलिए हम लोग n की जगह पे क्या यूज़ करेंगे 10 का।
अब लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला लिखना देखिए कंपलसरी है, फार्मूला लिखने का हाफ मार्क्स तो मिलता ही मिलता है, यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग ब्रैकेट में यहाँ तक का काम कर लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखने बोला है, वैसा वैसा बार बढ़ेगा, यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2 × 50 प्लस n की जगह पे 10-1 और d की जगह पे -4। इस चीज़ को याद रखिएगा। हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करने वाले हैं एक बार और कि कैसे क्या काम करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे ही बना देते हैं इस चीज़ को, जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे या कहीं और। S10 = ये आ गया 5 ब्रैकेट में 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, ये आ गया 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 10-1 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो 100 प्लस साइन तो पहले काम करेगा, यहाँ पे साइन किस चीज़ का, माइनस का, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया आगे 36 क्लोज, यानी कि 5 इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे 74 आएगा। और 74 लिखा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई का सिंपल तरीका ही बताते हैं, वरना इसका एक और तरीका हो सकता है डिवाइड करने वाला, मगर उसको जाने देते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20, 7 5 जा 35 प्लस 2 370। ये जो निकल कर के आपके पास में आ गया, ये आपके पास में आंसर आपका आ गया। ठीक, अब हम लोग सेकेंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि सेकेंड नंबर में आखिर क्या करना, क्या कुछ गलत तो नहीं है ना। 76 की जगह पे यहाँ पे 64 होगा और यहाँ पे आएगा 5 20 6 30 32 320 का। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, वो हल्का फुल्का तो मिस्टेक्स देखिए लिखते समय हो ही जाता है, तो ठीक है, मेरी गलतियों से भी आप सीखिएगा ही, और अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये चीज़। खैर, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और बात को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिसके बारे में अभी भी बात कर रहे थे। बहुत सा बच्चा क्या करता है, इस जगह इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत सा बच्चा क्या करता है, इसको सिंपल तरीके से अगर बात करें तो ऐसे लिखता है S10 = 10/2। अब उसको ये पता है कि ये फार्मूला लिख लेने के बाद सीधा उस फार्मूले में कैसे काम करना है, यानी कि 2 फार्मूला तो लिखेगा ही लिखेगा, a की जगह पे 50 प्लस 10 यहाँ पे लिखा हुआ है -1 करना है तो 9 तो होगा, तो सीधा वो लिखता है 9 × -4 ब्रैकेट क्लोज। ये इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, कुछ ये इस फॉर्मेट में समझता है वो। क्यों ऐसा लिखता है, क्योंकि हम लोग जैसा कि पहले भी इससे पहले जो पढ़ चुके थे उसमें तो ये पढ़े ही थे कि मेरे पास जो नंबर लिखा होता था वो क्या था इससे पहले वाले में। मान लीजिए कि A10 के बारे में जो बात किए थे, A10 = A + 9D। इससे हम लोग अब तक में फैमिलियर हो चुके होंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे माइनस कर देते थे, यहाँ पे भी माइनस करके वो सिंपली लिख देना चाहता है ताकि उसका टाइम भी कम लगे और जो मैथ की जो एक्यूरेसी है उस पर भी बहुत ज़्यादा वो काम किया जा सके। ठीक है, अब हम लोग अगले इसके पार्ट पे आते हैं, जो उसका सेकंड पार्ट जो बोल रहा है उस पर बात करते हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 लिखा हुआ है, डी के बारे में बात करो 3 - 1 2 का डिफरेंसेस आएगा और एन के जगह पे 12 लिखेंगे। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और उसी फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरा आंसर भी बिल्कुल वही आएगा। अगले वाले में बोल रहा है 3, 9/2, 6, 15/2, अप टू 25 टर्म्स। तो ठीक है, ए की जगह पे क्या होगा 3, जो डी आएगा वो आएगा 9/2 - 3, एलसीएम लेंगे 2 का तो 9/9 - 6 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करेंगे 6 तो 3/2। तो जो भी डिफरेंसेस आएगा वो आप देख लीजिएगा, मैं डिफरेंसेस के बारे में बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन 9/2 - 3 तो आएगा 2, एलसीएम ले लिए, 9 - 6 करने पे क्या आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 का। तो आप चाहें तो पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो पॉइंट में बना लीजिए, या फिर 3.2 डिफरेंसेस रखना चाहते हैं तो 3.2 रखिए। मेरा रिकमेंडेशन 3/2 का होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हो सकता है कि आगे जाकर के कुछ कैंसिल आउट अगर होना चाहे तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। और इसमें n के बारे में भी बात कर लिया कि n 25 लिखा हुआ है। फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 41, 36, 31 टू 12 टर्म्स। तो ए की जगह पे 41, अगर डी के बारे में बात करें तो 36 - 41 यानी कि -5, और जो टर्म्स है n जो लिखा हुआ है मेरे पास में वो लिखा हुआ है 12 का।
आप चाहें तो इसे an निकाल लीजिए, फिर ये पुट कीजिए, मगर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जब इसके बारे में बात करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे क्या करते हैं। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी कॉमा a माइनस 3b कॉमा डॉट 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 22 टर्म्स। तो ठीक है, a माइनस बी माइनस ऑफ माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी करेंगे तो मेरे पास में a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस बी मतलब माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का डिफरेंसेस होगा। मेरे पास और भी नंबर लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा। जो डिफिकल्ट है वो हम बना दे रहे हैं इसका सेवन्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट समझ में आ गया, a प्लस बी कॉमा a माइनस बी कॉमा a माइनस 3b कॉमा 22 यानी 22 टर्म्स। सिक्स पार्ट में बोल रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमा डॉट 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 टू n टर्म्स। अब ऑब्वियस बात है कि इसमें n मेरे पास कोई नंबर में लिखा हुआ टर्म नहीं है, तो मेरे पास जो भी नंबर आएगा वो n के फॉर्मेट में ही आएगा, हम n को चाह करके भी हटा नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन ए अगर आप 5.5 या 5.4 किए होंगे तो उसमें भी इस क्वेश्चन को करवाया गया है, तो इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। जो नया है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो लिखा हुआ है आपके पास में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमा 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y अपॉन में x प्लस वाई कॉमा फिर ये बोल रहा है 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y अपॉन में x प्लस वाई। ये डॉट 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 है, आपको फाइंड करना n टर्म्स का, n टर्म्स के बारे में कि क्या नंबर आएगा टोटल। तो सिंपल है, पहले तुम लोग d के बारे में बात करें तो d मेरे पास में क्या है, ये टोटल टर्म माइनस ये टर्म, यानी कि d इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2y अपॉन में x प्लस वाई। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस करना हो और ये दो टर्म में हो तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ही करेंगे, वरना क्या हो जाता है, मामला तब खराब होता है जब ये बनना x को लोग इसी से मल्टीप्लाई करता है। जो अब तक हम लोग कॉपी देख करके समझे हैं उसमें क्या होता है कि बच्चा इस नंबर को तो मल्टीप्लाई करता है जो उसमें आकर के, मगर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना भूल ही जाता है, और ऐसा हड़बड़ी की वजह से हो जाता है। देखिए आप इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेने में कंफर्टेबल है तो एलसीएम ले लीजिए, या फिर कॉमन लेने में कंफर्टेबल है तो कॉमन ले लीजिए। जनरली बच्चा क्या करता है, कॉमन लेने से बचना चाहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ही लेके बताते हैं, क्योंकि कॉमन अच्छा भी होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई, यही बताए थे कि आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास में क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करने पे 2x माइनस वाई, यानी कि आपके पास में ये नंबर आ गया। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहते हैं 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ये आपके पास में डिफरेंसेस निकल के आ गया दो नंबर के बीच का। ठीक, चलिए अब मेरे ख्याल से इसको मिटा रफ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ख़ास काम अब बचा रहा नहीं। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो ये बोल रहा था कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गया फॉर्मूला। सिंपल कहानी है कि n मेरे पास में तो n तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि n के टर्म में ही पूछ रहे तो n बाई 2 आ गया। 2 a की जगह पे आपको क्या लिखना था, a की जगह पे लिखना था x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, काम कर लिए, प्लस n माइनस 1 तो n माइनस 1 ही है, इसको हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, तो n माइनस 1 कर दिया। और d की जगह पे क्या लिखना था, 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। हमेशा ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट जितनी बार भी ओपन होगा उतनी बार क्लोज होगा, और हमेशा अगर हो सके तो यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप यूज़ नहीं करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मगर हाँ इससे एक रिस्क तो जरूर रहता है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कि आप टीचर के हाथ में नंबर सौंप करके नहीं आ जाएंगे कि मन टीचर का मूड ख़राब हुआ, या आपसे अगर टीचर खुन्नस खाया बैठा हुआ है स्कूल के एग्जाम्स में तो वो नंबर आधा नंबर काट सकता है, उसके हाथ में हो जाएगा फिर ये चीज़। अब क्या करेंगे, n/2 लिख दिए, लिखेंगे यहाँ पे वही। अब ब्रैकेट की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। देख क्यों लगाते हैं सर, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा टर्म एक टर्म है और ये पूरा का पूरा टर्म एक टर्म है। जैसा कि हम लोग पहले बोले, बच्चा जनरली क्या करता है कि वो कॉमन लेने से बचना चाहता है, और हम लोग कॉमन लेने पर आते रहते हैं कि ये बता दिया जाए कि नंबर किस तरह से अच्छा और अच्छा हो सकता है। तो ये दोनों नंबर लिखें, दो टर्म है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। मेरे पास में क्या किए,
इन दो टर्म मेरे पास में यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो 1/x+y दोनों टर्म में से कॉमन ले लिए। तो मेरे पास बचेगा कैसा, क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर में 2x माइनस वाई क्लोज, और एक करली ब्रैकेट यहाँ पे। मेरे ख्याल से करली ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का वैसा कोई ज़रूरत है नहीं, तो ऐसे करके क्लोज कर देंगे। कम से कम यहाँ तक का काम तो हम लोगों का बहुत स्मूथली होगा। अब आगे क्या करना है, n/2। अब मल्टीप्लाई में तो ये देखिए क्या है कि अब यहाँ से यहाँ तक का नंबर तो एक साथ ही है, इकट्ठे ही हैं। इसको पहले बाद में करते हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए 1/x+y 2x आ जाएगा, -2y होगा, माइनस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 2nx, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -ny आएगा और +y आ जाएगा। सिंपल कहानी है कि इस नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, इस 2x को इस n से मल्टीप्लाई किए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके साइन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नंबर को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे n/2 तो n/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x+y। यहाँ पे देखिए 2x और यहाँ पे ये दोनों 2x कैंसिल आउट हो रहा था। मेरे पास में बचा क्या नंबर आ गया, इस नंबर में इसमें इन दोनों में कॉमन आ रहा है और इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लेते हैं। y अगर कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, -2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा +1। तो इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको यहाँ पे शायद ध्यान गया नहीं, वरना दोनों को सॉल्व करके सिंपली क्या लिख सकते हैं, -y लिख दिए, -y। इस नंबर में और इस नंबर में कुछ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि टर्म ही अलग अलग है, तो n को मैक्सिमम हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो n कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2x - y कॉमन। अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए। क्या करना था, क्योंकि मेरे पास अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ खास नंबर तो बचा नहीं, ये नंबर पूरा का पूरा आ गया, तो जो नंबर आपके पास में बचेगा लास्ट में कैलकुलेशन वगैरह कर लेने के बाद वही आपके पास में इसका आंसर भी आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, बस हाँ इस बात के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर के बनाइएगा कि नंबर को अपनी जगह से रिप्लेस हम लोग किसी कीमत पर नहीं करेंगे। ये आ गया आपके पास में ये, और उसके बाद का टर्म वहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है 2x - y एन के साथ में ये नंबर आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आप कॉपी पेस्ट कर लिए होंगे। देखिए, मैथ बनाने का बेहतर तरीका में से तो एक तरीका ये भी है कि आप कॉपी पेन ले करके बैठिए और उसके अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे टीचर बताते गए वैसा वैसा ये काम आप करते चले जाइए। खैर, इसके अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट बोल रहा है आपका -26, -24, -22 टू 36 टर्म्स। तो ठीक है, -26, -24 ये वाला टर्म है, ये तो सिंपल है, -24 लिखेंगे। माइनस करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि -24 माइनस ऑफ -26 करना है, तो -24 + 26 आएगा और इसका जो d आएगा वो d = 2 आएगा, यानी कि दो जो डिफरेंसेस बचने वाला है वो डिफरेंसेस जो रहेगा वो आपके पास में हमेशा 2 का रहेगा। डिफरेंसेस कितने का आएगा, 2 का आएगा। ठीक, अब आपके पास में सारा का सारा नंबर तो दिया हुआ है ही, इसमें से डिफरेंसेस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, और आपसे पूछ रहा है कि इसका 36 टर्म क्या आएगा, यानी कि n के बारे में बात कीजिए, तो n आप फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP। अब सम फाइंड करना है n टर्म्स तक का, जहाँ पे a की जगह पे लिखा हुआ 5, ऐसे लिखा हुआ 5, -2, -1, -4, -7, -7, ये नंबर लिख दिया। आपसे पूछा कि फाइंड n टर्म्स तक का, तो एस एन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सेम फॉर्मूला लिखना है, a की जगह 5 लिखेंगे, d की जगह पे -3 लिखेंगे और वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। थर्ड नंबर में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय an = 5 - 6n। देखिए, इसमें कुछ खास नहीं बोल रहा वो, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं अभी। बोल रहा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय an = 5 - 6n। 6n यहाँ नहीं है, 6n यहाँ पे, यानी कि 6 × n लिखा हुआ है ये।
सिंपल कहानी है कि अगर हम A1 फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 5, 6 और n की जगह पे 1, यानी कि फर्स्ट टर्म कितने का आएगा -1 का। अगर A2 फाइंड करने के लिए बोला जाए तो 5, 6 इंटू 2, 12 माइनस 5 करने पे क्या आ जाएगा -7 का। और इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे -7, ऐसे लिखेंगे -7 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -6। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए प्लस होगा, -7 + 1 इज इक्वल टू -6। ए आ गया, डी आ गया, और अब से n टर्म्स का सम पूछ ही रहा है, एस पूछ रहा है, तो हम लोग को फॉर्मूला में तो ये पढ़ेगा ना कि Sn इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी, और जहाँ पे A का वैल्यू क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको 1 का, D क्या लिखा हुआ दिख रहा है -1 का, A लिखा हुआ दिख रहा है, और D दिख रहा है -6 का। AP का फॉर्म मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, तो A3, A4, A5 फाइंड करने का मेरे ख्याल से तो ज़रूरत होता नहीं है। अगर कोई कुछ बनाने को चाहे तो उसको रोक ही भी कौन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ AP। ये फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला है, और नंबर कैसे लिखा गया है ऐसे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए पहला बोल रहा है 8, 10, 12, 14। ऑब्वियस बात है 8, 10, 12, 14, 16 ... और लास्ट का जो टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 126 का। इसके बारे में देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि सम फाइंड करना है, मगर पीछे से 10 टर्म्स का फाइंड करना है। तो पीछे से 10 टर्म निकालने का तरीका कैसे कर सकते थे, 126 पता नहीं क्या होगा, 16, 14, 12, 10, 8 हो गया मेरे पास रेडी। अब यहाँ से 10 टर्म तो हम लोग बार बार सीखे ही निकालना ना, तो सिंपल से कहानी है कि Sn इज इक्वल टू n/2 अप टू A + n-1 इंटू डी। 10 टर्म्स पूछा है, और मेरे पास में अगर आप इसको समझ पाएंगे तो ऐसे भी समझ पाएंगे कि 10 टर्म्स का मतलब हो गया 10/2, यहाँ पे लिख देते हैं S10। हम लोग इसको A + an भी अगर कर दे तो कोई गलत है नहीं, क्योंकि मेरे पास में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म लिखा हुआ। मगर इस बात का याद रखिएगा कि मेरे पास में फर्स्ट टर्म तो A लिखा हुआ है 126 का, 10 टर्म्स में क्या आने वाला है ये लिखा हुआ नहीं है, तो इस बात पे लेके बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तो हम लोग या तो an निकाल लें, तो an निकालने का तरीका तो हम लोग पहले तो an निकालेंगे, मगर अभी उसका ज़रूरत है नहीं, तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे छोड़ करके ना जैसे बना रहे थे, जो ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे थे वैसे ही बना देते हैं। सिंपली लिख देते हैं 2 इंटू 126 प्लस n लिखा हुआ है 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और d का वैल्यू कितने का लिखा हुआ है यहाँ पे चेक करेंगे इसको, 8 - 10 - 2 का, यानी कि 9 इंटू -2 करने पे टोटल नंबर कितना आएगा 9 इंटू -2 -18 का, तो सिंपल लिख दीजिए -18 का। मेरे ख्याल से यहाँ से 5 सबको समझ में आ रहा होगा, यानी कि 5 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 252 -18, माइनस कर लीजिए 5 इंटू 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का, और 4 - 1 करेंगे तो 3 का, और यहाँ पे 2 का, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 = 20, 5 3 = 15 प्लस 2 17, 1 कैरी 10 + 1 11, 1170। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका। एक बार आप इसको वापस से चेक कर लीजिए कि जो बनाया गया है, जो बताया गया वो समझ में आया या फिर नहीं आया। 1170 लिखा हुआ है, ये ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ा जाए। हाँ, ये है 1170 का। अगर आप ऐसे नहीं चाहते बनाना तो वापस यहाँ पे an का अगर जहाँ पे लिखे थे उसमें an फाइंड करेंगे और फिर an के वैल्यू को पुट करेंगे। हालांकि कहीं कहीं पे an का वैल्यू दिया हुआ होता तो उस कंडीशंस में ही ज़्यादातर ये फ़ायदा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हैविंग n टर्म्स एज। तो ठीक है, an इज इक्वल टू a 3 + 4n लिखा हुआ है, सिंपल है। an इज इक्वल टू 3 + 4n लिखा हुआ, तो n की जगह पे अभी भी बताएं 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 2 से अधिक तो मैक्सिमम जाना भी नहीं, क्योंकि AP के फॉर्म में पहले ही दे दिया वो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और n 15 लिख देंगे तो 15 टर्म्स क्या होगा, ये आ जाएगा इसमें उस फॉर्मूले का यूज़ करके बताते हैं आपको। a1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। a2 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 + 3 11।
और A 15 इसी तरीके से 3 + 4 × 15 इज इक्वल टू 63। 63, ठीक है। क्या काम किए, 15 4 जा 60 + 3 63। अब यहाँ पे एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, जो सम का जिसके फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले थे, वो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a + an। और आपको टर्म कितने तक का पूछ रहा है, 15, फर्स्ट 15 टर्म का ही पूछ रहा है, तो ठीक है। S15 इज इक्वल टू 15/2। a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, वहाँ पे 7 दिख रहा होगा, a की जगह पे दिख रहा है 7 और an की जगह पे दिख रहा है 63। दोनों को अगर ऐड कर दें तो 15/2 × 70 35 टाइम्स में 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 15 × 5 = 75, 5 जो हासिल या जो कैरी ओवर फॉरवर्ड करेंगे वो करेंगे 7 का, 15 3 = 45 + 7 52, 525 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट टर्म है मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा, तरीका क्या हो सकता है, किस अप्रोचेस के साथ हम लोग बनाएंगे। तो सिंपल से अप्रोच था जिसके थ्रू आपको बनाना था। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर डॉट 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 लगा देता है, तो भी ठीक है, वैसा कोई दिक्कत तो है नहीं। हम लोग कौन सा कंटिन्यू फाइंड कर रहे हैं जो हर एक जगह पर डॉट 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 लगाते जाएंगे, ठीक है। आपके पास में एक लॉजिकल आर्गूमेंट ऐसा होना चाहिए जो सही मायने में सही हो। सेकेंड पार्ट बोल रहा है bn इज इक्वल टू a + 2n, सही सेम ही चीज़ है। xn इज इक्वल टू a 6 - n और yn इज इक्वल टू 9 - 5n, तो सब में वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म इज गिवन, टर्म इज an इज इक्वल टू an + b। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में लिख के बता दे रहे हैं। समझ में तो देखिए अब आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे पहले बात कर लेते हैं। आपके पास में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन है an इज इक्वल टू a कैपिटल A n + b और आपको फाइंड करने यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स का फाइंड करने बोला है। आपके पास में पहले तो अब इसको निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू a + b, n की जगह पर 1 रखेंगे वही नंबर आएगा। a2 इज इक्वल टू 2a + b, क्योंकि यहाँ पे a और n दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये नीचे में इसकी तरह लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ऐसा है ये। तो उसी तरह से a20 अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20a + b का नंबर देके घबराना तो है ही नहीं आपको, फॉर्मूला पता ही है। s20 फाइंड करने के लिए बोला है तो 20/2 ब्रैकेट में 2a की जगह पे क्या लिखना है, a + b। और हम अभी भी बोले थे जहाँ पे 2 नंबर के बारे में बात करेंगे वहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देना है, क्योंकि जनरली होता ये है कि वरना बच्चा 2 को इससे मल्टीप्लाई करता है और कभी कभी 2 को b से मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। तो 2a + n की जगह पे हम लोग क्या लिखना है, 20 - 1 यानी 19 लिख दिए। और d फाइंड करेंगे तो इसमें से d फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 2a + b - a - b, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास में डिफरेंसेस कितने का आएगा, a का, यहाँ पे ये लिख दिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो ये शॉर्टकट तरीका जो बताया जा रहा है वो समझ में कम से कम आ रहा होगा कि कैसे क्या फाइंड करना है। अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे इन सब चीज़ों के। 20 ये आ गया 2a + 2b + 19a। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में इन दोनों को सॉल्व करें तो 19 + 2a कितने का आ जाएगा, 10 21a + 2b का। चाहें तो कुछ नहीं, आप चाहें तो 10 को दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई ना करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, जो आपके पास में आ गया वही आपके पास में आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इस आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो आप एक स्टेप और फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद 10 से उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 10 से उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो आपका रिजल्ट होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक मुझे ये उम्मीद है कि हम लोग 6 नंबर तक जो क्वेश्चंस किए होंगे उसमें थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 घंटे का क्लास में तो वैसे भी सारा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं होता कर पाना। इसका मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो 6 पार्ट में आएगा। 6 क्लासेस में वैसे भी कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं AP को, तो ये कंप्लीट हो जाएगा अगले
6 पार्ट में क्लास आएगा, तो अगले वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो वैसे भी ये याद रखिएगा कि वीडियो में से 3 दिन आएगा, 10th क्लास का जो वीडियो आएगा वो 3 दिन आएगा। कौन कौन सा दिन? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मेरी तरफ से तो ये हमेशा होगा। कभी अगर बाई चांस अगर छूट जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही मैं शर्मिंदा रहूँगा इस चीज़ के लिए, मगर ऐसे छूटेगा नहीं कभी भी। ये 3 दिन में क्लास ऐसे आएगा और तकरीबन वीडियो जो है तो 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास का होगा। घर पे आपको देखिए, ये बात सही है कि हर एक चीज़ का अपना एक दायरा होता है, मगर आपको उस चीज़ को बढ़ाना तो होगा ही होगा। कॉन्सेंट्रेशन लेवल को आपको एक लेवल अप लेके जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब है आपको सीटिंग हैबिट बढ़ेगा और 3 घंटे के एग्जाम्स के लिए आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो वैसे भी जो बच्चा आर डी शर्मा वगैरह बनाता है, उसे ये उम्मीद तो किया ही जाता है कि वो कम से कम नहीं भी तो एक IIT का एक अप्रोच रखेगा, उस मेंटलिटी के तहत वो काम करना शुरू करेगा। मेंटलिटी तो कम से कम उस तरह का होगा ना, भले वो IIT करे ना करे या किसी अलग तरह के जाए ना जाए, इतने तो मैं मान के चल रहा हूँ। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि गांव देहात के इलाकों में ये वीडियो पहुंचे और जो बच्चा पढ़ने वाला है उस तक कम से कम वो वीडियो को देखेगा। तो यही मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। अगर एक व्यूज़ भी आ रहा है और एक बच्चा पढ़ ले रहा है, तो ये इससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया शेयर करने वाला बात। अगर अच्छा भी लग रहा होगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और जहाँ तक सपोर्ट का बात है, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मेरा ये हिंदी में बोला गया वीडियो कितने लोगों तक पहुँच पा रहा है, और जो हम लोग हिंदी इंग्लिश का जो मिक्सअप करके पढ़ा रहे हैं वो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कम से कम। जिससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू।